Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is lecture 3 of human computer interaction. Before we start this lecture, हम थोड़ा सा समराइज कर लें. लास्ट टाइम हमने बात की थी मेमोरी के बारे में कि मेमोरी क्या होती है, इसके बगैर लाइफ कैसी होती. जाहिर बात है कि हम फिर इस मोमेंट में जी रहे होते, हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं होती, हम कुछ फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे होते, जस्ट मोमेंट के लिहाज से जी रहे होते. इसी तरह से फिर हमने इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी कौन कौन सी होती है, सेंसरी क्या होते हैं, हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनसे इंफॉर्मेशन किस तरह से आती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन पहले शॉर्ट टर्म में कैसे जाती है, फिर शॉर्ट टर्म की मेमोरी जो है रिहर्स करके लॉन्ग टर्म में कैसे बनती है. फिर हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड के हवाले से देखा था कि उसको कैसे प्रोसेसिंग होती है, रीजनिंग कैसे करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, स्किल क्या है, एरर क्या है. फिर हमने इमोशन के इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ पे थोड़ी सी बात की थी. फिर हमने ये भी साबित किया था कि हर बंदा डिफरेंट होता है. आज का जो लेक्चर है वो इसी हवाले से थोड़ा सा ह्यूमन फैक्टर को हम आगे ले जाते हुए बात करना चाह रहे हैं, और वो बात हमारी ह्यूमन फैक्टर को ही लेके चल रही है. सो जिस तरह मेमोरी का काम था और हम ह्यूमन उसमें मेमोरी क्योंकि फंक्शन है ब्रेन का, तो हम ब्रेन के फंक्शंस को ही लेके चल रहे हैं और तमाम जो हमारे सेंसर्स हैं उनको लेके चल रहे हैं कि किस तरह से ये इन्फ्लुएंस करते हैं. सो टुडेज टॉपिक इज परसेप्शन. हम क्या परसीव करते हैं. इस इमेज से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये परसीव करने की बात है कि हम चाहें तो एफिल टावर को भी अपनी उंगलियों के दरमियान परसीव कर सकते हैं. सो ये परसेप्शन पे आज हम बात करेंगे. व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट विद HCI कि जब भी हम यूज़र इंटरफेस बनाते हैं, कंप्यूटर इंटरफेस बनाते हैं, तो हमारी पहले तो अपनी परसेप्शन होती है, और यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इनिशियली भी कि जितनी भी कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर डेवलप हुए थे, कंप्यूटर की जो एवोल्यूशन हो रही थी, उसमें जितना भी परसेप्शन थी वो कंप्यूटर साइंटिस्ट या जो ये डिज़ाइनर थे उनकी परसेप्शन थी. कभी भी हमने यूज़र परसेप्शन से बात ही नहीं सोची थी और देखी थी. इसी की वजह से HCI वजूद में आए और अब हम उस हवाले से उसको देखते हैं. सो उस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें परसेप्शन को समझना बहुत ज़रूरी है. सो टुडे वी विल डिस्कस विद परसेप्शन इन डिटेल, ताकि आप जब यूज़र इंटरफेस जब भी बनाएं, HCI को जब भी आप यूज़ करें, तो HCI आपको पहले अपनी परसेप्शन के हिसाब से आप डेवलप करें. फिर जब आप यूज़र के पास जाएं तो यूज़र से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिले उसको आप समझें, उसकी परसेप्शन को समझें, एंड देन ट्राई टू डिज़ाइन द इंटरफेस अकॉर्डिंगली. तभी इंटरफेस बहुत अच्छा बनेगा जब आप उसमें यूज़र पर्सपेक्टिव को सामने रखेंगे. सो व्हाट इज़ परसेप्शन? Perception is our sensory experience of the world around us. It refers to the interpretation of what we take in through our senses. तो जो कुछ हमारे दुनिया के बारे में हमारा एक्सपीरियंस है थ्रू आवर ओन 5 सेंसेस, और उसको जो कुछ हम इंटरप्रेट कर लेते हैं वो परसेप्शन है. It involves both recognition of environmental stimuli and actions in response to these stimuli. सबसे पहले ऑब्वियसली हमें इन्वायरमेंट से जो हमें स्टिमुलाई मिल रहे होते हैं, जो हमारे रिएक्शन कॉज कर सकते हैं, उस रिएक्शन कॉज करने के जो एजेंट्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है, और फिर उस अकॉर्डिंगली हमें उसका रिस्पॉन्स भी देना है. वी गेन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स ऑफ we gain information about properties and elements of the environment that are critical to our survival. सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ और एलिमेंट्स हैं इस environment के, उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो हमें क्या क्या चीज़ें एनवायरनमेंट में हमारे लिए स्टिमुलाई बन सकती हैं, एक्शन
कॉज कर सकती हैं, हम उनको लेके चलेंगे। द परसेप्चुअल प्रोसेस क्या चीज़ है? द परसेप्चुअल प्रोसेस इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट बिगन्स विद द एनवायरनमेंट एंड लीड्स टू आवर परसेप्शन ऑफ अ स्टिमुलस एंड एन एक्शन in response to the stimulus. This process is continual, but you do not spend a great deal of time thinking about the actual process that occurs when you perceive the many stimuli that surround you at any given moment. ये क्या है कि sequence of steps जो आपके साथ आपके लिए कोई भी stimulus बन सकते हैं, कोई भी action cause कर सकते हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, जो आपको पहले स्टिमुलस मिला है उसको प्रोसेस करेंगे, फिर उस प्रोसेस के हवाले से फिर आपको जो कुछ भी समझ में आएगा उसके मुताबिक आप एक्शन लेंगे। अब ये प्रोसेस बड़ा कंटिन्यूअल है, ये हर वक्त हो रहा है, ठीक है ना। आप चल रहे हैं तो आप प्रोसेस कर रहे हैं। अगर आपके सामने पत्थर आ गया है तो आपने ये देखना है कि इस पत्थर को मैं ठोकर मारूं या इसको अवॉइड करूं, चोट लग जाएगी। सो यू आर डूइंग इट ऑल द टाइम, और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता बाज़ दफ़ा, लेकिन आप कर रहे होते हैं। सो स्टेप्स क्या कौन कौन से हैं इसको करने के? द इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, जो इन्वायरमेंट से आपको मिल रहा है, जैसे पिछली तस्वीर में भी था कि स्नेक नज़र आ गया, तो अब ये स्टिमुलस है, आपको नज़र आ रहा है, आपको पता है कि ये डेंजरस है, अब आपको उसके मुताबिक एक्शन अपना करना है। द अटेंडेड स्टिमुलस, जैसे ही आपको नज़र आया आपने उसको किया, वो इमेज ज़ाहिर बात है आपके रेटिना में आई, फिर आपने उसको प्रोसेस किया और आपने देखा कि ओह यार ये तो स्नेक है, फिर आपने परसीव किया कि यार ये काट भी सकता है, और फिर रिकग्नाइज करके और आपने फिर अपना एक्शन लिया। अगर आप वहाँ से भाग सकते हैं तो भागें, या आप उसको भगा सकते हैं तो भगाएं, या वॉट एवर मीन्स यू हैव टू डू इट। द एनवायरमेंटल स्टिमुलस, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ स्टिमुलाई दैट कैन अट्रैक्ट आवर अटेंशन थ्रू वेरियस सेंसेस. The environmental stimulus is everything in our environment that has the potential to be perceived. This might include anything that can be seen, touched, tasted, smelled or heard. हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे स्टिमुलस हैं, ये हमारे पांचों सेंसेस, छूने की, चखने की, सुनने की, देखने की या स्मेल करने की, उसको अफेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इसको सिनेरियो वाइज देखें, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन दैट यू आर आउट ऑन अ मॉर्निंग जॉग एट योर लोकल पार्क. There are a wide variety of environmental stimuli that might capture your attention. The swaying of tree branches, a man is out on the grass, car with music blaring, a duck in a nearby pond. These things may serve as a starting point for the perceptual process. So, आप गार्डन में जा रहे हैं, दरख्त हिल रहे हैं, शाखें हिल रही हैं, और आदमी लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, कहीं से आपको म्यूज़िक की सख्त आवाज़ आ रही है, कहीं बत्तखें हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए स्टिमुलस का काम कर सकती हैं, और ये हम सारी इन चीज़ों को जो है वो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस कहते हैं। द अटेंडेड स्टिमुलस, अब उन एनवायरमेंटल स्टिमुलस में से आपने कौन सा स्टिमुलस उस वक्त परसीव करना है, किसको अटेंड करना है, ये आपके उस वक्त की मूड के ऊपर, उस वक्त की सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा। द अटेंडेड स्टिमुलस इज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट in the environment on which our attention is focused. In many cases, we might focus on stimuli that are familiar to us, such as the face of a friend in a crowd, of a stranger at the local coffee shop. So, most of the time क्या होता है कि जो आपकी familiar surroundings होती हैं, आप उन familiar object जो होता है वो आपका stimulus बन जाता है। कहीं कहीं unfamiliar जो है वो ज़्यादा फोकस हो जाता है। अब आप लोगों अपनी फैमिली में अगर कहीं बैठे हुए हैं और कोई बाहर का बंदा आ जाता है या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो उस इन्वायरमेंट में बिल्कुल सूट नहीं करती, वो भी फोकस बन जाता है। तो डिपेंड करता है कि क्या आप उस वक्त मूड कर रहे हैं। लेट्स इमेजिन दैट ड्यूरिंग योर मॉर्निंग जॉग यू फोकस ऑन योर अटेंशन ऑन द डक फ्लोटिंग इन द नियर बाई पॉन्ड. द डक रिप्रेजेंट द अटेंडेड स्टिमुलस. सो हम इस वक्त एक सिनेरियो ये लेके चलते हैं कि आप भागते हुए सुबह जब अपनी जॉगिंग कर रहे हैं तो आपको डक नज़र आ गई कहीं पे तैरती हुई पॉन्ड में, तो अब आपका अटेंशन जो है उस डक पे चला गया। ये जो अटेंशन चली गई है, ये अटेंशन जो है वो अटेंडेड
स्टिमुलस है। बहुत सारी इन्वायरमेंट थी, वहाँ पे दरख्त भी था, वहाँ पे जिस घास पे आप भाग रहे थे वो भी थे, सब कुछ था, लेकिन आपका फोकस उस वक्त क्योंकि डक हो गई तो डक अटेंडेंट स्टिमुलस है। अब क्या होगा, द अटेंडेंट स्टिमुलस इज फॉर्म्ड एज एन इमेज ऑन द रेटिना। अब ये जो चीज़ है वो रेटिना पे आएगी, और ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, फर्स्ट लेक्चर में भी बात की थी कि उल्टी इमेज आती है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द लाइट एक्चुअली पासिंग थ्रू द कॉर्निया एंड प्यूपल एंड ऑन टू द लेंस ऑफ द आई। तो जो पहला प्रोसेस है वो क्या है कि लाइट जो डक के ऊपर से आई, कॉर्निया से पास हुई, और कॉर्निया से और प्यूपल से पास होती हुई वो आपके रेटिना पे चली गई। द कॉर्निया हेल्प्स फोकस द लाइट एज इट इज एंटर्स द आई, एंड the iris of the eye controls the size of the pupils in order to determine how much light to let in. The cornea and lens act together to project an inverted image on the retina. So ये आपके पास इमेज आई, वो कॉर्निया से पास हुई, लाइट लेंस ने डिसाइड किया, प्यूपिल ने डिसाइड किया कि कितनी लाइट पास ऑन होगी, वो पास ऑन जब हो गई, आयरस से गुजर के वो रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज आ गई। ये तरीक़ेकार है किसी भी अटेंडेंट स्टिमुलस का लेने का। फिर ट्रांसडक्शन हुई। ट्रांसडक्शन क्या है, द इमेज ऑन द रेटिना इज देन ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसडक्शन। अब जो रेटिना में जो इमेज आई थी वो अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफर हुई, उसकी वजह से उसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। दिस अलाउज द विजुअल मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन टू बी इंटरप्रेटेड। अब ये जो विजुअल इमेज हमारे पास आई थी एक मैसेज बन गई, और ये फिर ब्रेन को जा रहा है और ब्रेन फिर उसको इंटरप्रेट कर रहा है। द रेटिना कंटेन्स मैनी फोटो रिसेप्टर सेल्स, दीज सेल्स कंटेन प्रोटीन्स नोन एज रॉड्स एंड कोन्स। ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि रेटिना में जो है वो बहुत सारे फोटो रिसेप्टर्स हैं, रॉड्स और कोन्स हैं। रॉड्स जो हैं वो आपको इमेज के हवाले से हेल्प करते हैं, और कोन्स जो हैं वो कलर्स और उनको परसीव करते हैं। रॉड्स आर प्राइमली फॉर सीइंग थिंग्स इन लो लाइट, वाइल कोन्स आर एसोसिएटेड विद डिटेक्टिंग कलर एंड शेप्स एट नॉर्मल लाइट लेवल्स। ये जब हो जाता है तो फिर हमारे पास ब्रेन के पास चला जाता है, और वहां से ये ब्रेन जो है इसको विजुअल सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहे हैं उनको परसीव करना शुरू कर देता है। जब ये ब्रेन पे चला जाता है तो फिर न्यूरल प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। न्यूरल प्रोसेसिंग क्या है, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट अंडरगो न्यूरल प्रोसेसिंग, द पाथ फॉलोड बाय अ पर्टिकुलर सिग्नल डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल इट इज, दैट इज एन ऑडिटरी सिग्नल और अ विजुअल सिग्नल। अब जिस पाथ से ये आया है, अगर हमने सुनने वाला सिग्नल लिया है, आवाज सुनी है, तो वो आवाज उसको की तरफ से न्यूरल प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, और अगर हमने विजुअल देखा हुआ है तो वो विजुअल की हो जाएगी। अगर विजुअल और आवाज दोनों देखी हुई है तो दोनों की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। Through the series of interconnect neurons located throughout the body, electrical signals are propagated from the receptor cells to the brain. अब हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा न्यूरॉन्स का आपको जंगल की एक थोड़ी सी इमेज दिखाई थी। तो ये जो है न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड हैं, और इनके इंटरकनेक्शन से हमारे जो हैं वो सिग्नल जो हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसफर होना शुरू होते हैं, आँख रेटिना से लेके ब्रेन तक, कान से लेके ब्रेन तक, और अगर हमने कोई चीज़ टच की है तो उंगलियों से या जहाँ भी टच हुई है, स्किन से लेके ब्रेन तक जाते हैं। सो डिपेंडिंग, इसी तरह टेस्ट है तो हमने जबान से लेके ब्रेन तक जाएगा। इन आवर प्रीवियस एग्जाम्पल, the image of duck floating in the pond is received as light on the retina, which is then transduced into an electrical signal and then the process through the neurons in the visual network. So हमने जो लास्ट एग्जांपल ली है डक की, तो वो डक हमारे पास रेटिना में आई, वो फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफ़र हुई, और वो फिर हमारे दिमाग में गई, और हमने उधर से उसको विजुअल नेटवर्क ने काम शुरू किया और हमें बताया कि ये डक की इमेज है। परसेप्शन इसके बाद शुरू हुई। Here we actually perceive the stimulus object in the environment. It is at this point that we become consciously aware of the stimulus. So ये वो जगह होती है जहाँ पे हम स्टिमुलस को अच्छी तरह समझते हैं कि अच्छा स्टिमुलस है क्या। अब let's consider our example in which we imagine that you were
out for a morning jog in the park. At the perception stage, you have become aware of that there is a something out on the pond to perceive. So आप जब जॉगिंग कर रहे हैं तो आपने उस स्टेज पे देखा कि यार पॉन्ड में कुछ है, और फिर आपका फोकस हुआ और आपने उस चीज को जब देखा तो ये जो आपको 6 स्टेप्स तो दिखा दिए गए, लेकिन जैसे ही आपने देखा आपने बिल्कुल लम्हों में रियलाइज कर लिया कि ये बत्तख है जो तालाब में तैर रही है. सो परसेप्शन ने अपना काम कर लिया. सो हमने जब आप सुबह मॉर्निंग जॉब पे निकले तो आपको जॉगिंग करते वक्त कोई चीज नजर आई, आपने उसकी तरफ देखा और वहां आपने परसीव किया कि कुछ है. अब वो जो कुछ है ये आपकी परसेप्शन है. ये जो परसेप्शन है यहाँ पे हो जाती है कि कोई चीज है, ये परसेप्शन है कि कुछ है. और उसके बाद जब आपकी नेक्स्ट फेज आता है कि आपने स्टिमुलाई तो देख लिया कि कुछ है, लेकिन फिर आपके लिए उसको पहचानना बहुत जरूरी है, रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि व्हाट दैट इज. सो our ability to interpret and give meaning to the object is the next step known as recognition. So जैसे ही हमने डक को देखा और हमने कहा कि पहले तो हमें कुछ फीलिंग हुई कि कोई चीज है पॉन्ड में, और जब उसको देखा और हमने जैसे ही रियलाइज किया कि ये डक है तो हमारी परसेप्शन भी हो गई और रिकग्निशन भी हो गई. अब फाइनल चीज जो है वो उस चीज को देखने के बाद आपका एक्शन है कि आप क्या करेंगे. द फाइनल स्टेप ऑफ द परसेप्शन प्रोसेस involves some sort of action in response to the environmental stimulus. This could involve a variety of actions such as turning your head for a closer look or turning away to look at something else. We may wish to move towards the duck as an action. So जो कुछ भी हम एक्शन करें, या हम उसकी तरफ देखने लगें, या हम कुछ और देखने लग जाएं, या हम उसकी तरफ बढ़ें, हमें प्यार आ जाए, या हमारे पास अगर कोई खाने की चीज़ है तो हम उसको थ्रो करें उसको देने के लिए. तो स्टिमुलाई को देखा, उसको आप पूरे इमेज आप प्रोसेसिंग से गुजरे, उसके बाद आपने रिकग्नाइज कर लिया, रिकग्नाइज करने के बाद एक्शन आ जाएगा. सो ये पूरा परसेप्शन का स्टेप्स थे, right from environmental stimulus to action. Factor influencing perception. सबसे पहले परसेप्शन के लिए क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं. सिचुएशन आ सकती है, फिर परसीवर आ सकता है. ये तमाम चीजें हैं जो फैक्टर होती हैं किसी भी परसेप्शन के लिए. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्शंस क्या हैं. The manner in which stimulus are arranged that is grouped in addition to their individual characteristic also affects their perception. Important stimulus characteristics that affect the organization of stimuli and their perception include the following: similarities, nearness, closure, continuity, common fate. So जिस तरीके से आपके ये स्टिमुलाई वहाँ पे होंगे सामने, उनके अरेंजमेंट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है परसेप्शन के लिए. कितने वो सिमिलर चीज़ें हैं, कितने करीब हैं, कितने उनमें आपके करीब हैं, कितने वो आपस में करीब हैं. कंटिन्यूटी बहुत सारे हैं, और उनकी कॉमन क्या चीज़ें हैं. सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें आप जो इन्वॉल्व होते हैं परसेप्शन की ऑर्गेनाइजेशन में. सिमिलैरिटी क्या है. द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी स्टेट्स दैट थिंग्स which share visual characteristics such as shape, size, color, texture, value और orientation will be seen as belonging together. So किसी भी चीज़ के ऊपर चाहे हम कलर के ऊपर कर लें, शेप के कर लें, साइज पे कर लें, ओरिएंटेशन पे कर लें कि एक ही तरह से अरेंज हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो टुगेदरनेस शो करती हैं, सिमिलैरिटी शो करती हैं. Similarity means there is a tendency. Similarity means that there is a tendency to see groups which have the same characteristics. For example, there are 3 groups of red squares and 3 groups of yellow squares arranged in lines. Due to similarity, all are making a group and making a square. अब ये 3 ग्रुप हैं रेड के और 3 ग्रुप हैं येलो के. अब आप इसको देख के बताएं, ये भी स्क्वायर लग रहा है, ये भी अलग से स्क्वायर लग रहा है, ये भी स्क्वायर लग रहा है, ये भी स्क्वायर लग रहा है, फिर ये स्क्वायर लग रहा है, ये एक रेक्टेंगल लग रहा है, इसी तरह ये एक रेक्टेंगल लग रहा है. सो यू नो, और ये पूरा भी एक रेक्टेंगल लग रहा है. तो थिंग्स आर
क्योंकि ये खुद स्क्वायर हैं, तो पहले तो आप स्क्वायर में देख रहे हैं, फिर आप स्क्वायर से बाहर निकल के कभी रेक्टेंगल में देख रहे हैं. सो दिस इज ऑल सिमिलैरिटी. तो आप इसको किसी तरीके से आप इसको 6 स्क्वायर्स में भी देख सकते हैं, 6 लाइंस भी देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू. नियरनेस का मतलब क्या है? स्टिमुलाई दैट आर नियर वन अनदर टेंड टू बी ग्रुप टुगेदर. जो स्टिमुलाई एक दूसरे के करीब होते हैं वो जो है उनको आप कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टार नियर वन अनदर आर समटाइम्स सीन एज अ पैटर्न और कॉन्स्टिलेशन विच इज नॉट द केस फॉर स्टार्स दैट आर फार अपार्ट. तो जो पहले ग्रीक लोग थे वो जितने स्टार्स जो थे जो करीब करीब होते थे उनसे वो शेप भी देख लेते थे, पैटर्न देख लेते थे. किसी में उनको शेर नजर आता था, कहीं घोड़ा नजर आता था, कहीं तीर नजर आ जाता था. सो वो उनकी अपनी परसेप्शन थी और उस परसेप्शन की बेस पर वो जो स्टार्स थे उसमें वो तस्वीरें तलाश कर लेते थे. क्लोजर, there is a tendency to close simple figures if there lays some missing information. This results in an effect of filling in missing information or organizing information which is present to make a whole. अब क्या है कि क्लोजर क्या है कि आपको वो पूरी तस्वीर नजर नहीं आ रही, लेकिन आप खुद ब खुद अपने जहन में इसको क्लोज कर रहे हैं. अब अगर ये पांडा की तस्वीर देखें तो इसका ये हेड नहीं बना हुआ, लेकिन ये आपको हेड भी नजर आ रहा है और यहाँ से इसकी वो फिगर भी खुद ब खुद क्लोजर बन रहा है. इसी तरह ये सर्कल पूरा क्लोज नहीं है, लेकिन आप हो सकता है कि इस सर्कल को पूरा क्लोज कर रहे हो, आपकी आंख परसीव कर रही हो, आपका जहन इस चीज को परसीव कर रहा हो कि ये एक सर्कल है. हालांकि ये इन और प्रैक्टिकलिटी ये सर्कल नहीं है, कंप्लीट नहीं है. इसी तरह ये पांडा कंप्लीट नहीं है, बट यू आर परसीविंग इट. सो ये क्लोजर है. कंटिन्यूटी क्या है? कंटिन्यूटी मीन्स दैट वी डू लुक एट ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोजर टुगेदर एज हैविंग स्मूथ मूवमेंट्स. Continuation occurs when the eye is compelled to move through one digit and continue to another object. For example, अगर हम इस फिगर को देखें तो आप A से लेके O तक एक है, O से लेके D तक दूसरी लाइन है, इसी तरह C से लेके O तक है और O से लेके B तक एक लाइन है. लेकिन आप इसको A से लेके D तक भी देख रहे होंगे और C से लेके B तक भी देख रहे होंगे. सो हम यूजुअली इसको दो जो लाइनें हैं उनको क्रॉस तो देख रहे हैं, इनको 4 डिफरेंट लाइनों का मिलता हुआ नहीं देख रहे. ये हमारी परसेप्शन है, ये कंटिन्यूटी है कि हम खुद ब खुद उसको कंटिन्यू कर देते हैं. शायद ये फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस ये O से C तक अलग हो, O से A तक अलग हो, O से D तक अलग हो और O से B तक अलग हो, लेकिन हमारे लिए ये A से D तक और C से B तक 2 डिफरेंट लाइंस है जो क्रॉस कर रही हैं एट O. कॉमन फेट क्या चीज है? एलिमेंट्स विद द सेम मूविंग डायरेक्शन आर परसीव्ड एज अ कलेक्टिव और यूनिट. They have common fate as they seem to be moving in the same direction. The brain will mentally group items all pointing in the same direction. For example, in this image we perceive that both the lines are moving in the same direction, downward or upward. अब इसमें ये 2 लाइनें बनी हुई हैं, लेकिन क्योंकि ये डायरेक्शन ऐसी बन रही है कि आप इसको नीचे जाता हुआ भी देख सकते हैं और ऊपर जाता हुआ भी देख सकते हैं, हम इनको यही परसीव कर रहे हैं. सो ये कॉमन फेट है. ग्रुपिंग क्या है? इन ऑर्डर टू मेक sense of our world, our brains try to see patterns or shapes that are recognizable. This principle is called grouping. अब ये एक शेप है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, लेकिन हमारा दिमाग इसमें से ट्राइंगल्स भी देख रहा है, इसको स्टार भी बना रहा है, ये कटा हुआ पैकमैन की तरह की चीज लग रही है. सो द माइंड फॉर्म शेप्स दैट डोंट एग्जिस्ट. जैसे मैंने कॉन्स्टलेशन की बात की थी, स्टार्स की बात की थी कि ग्रीक्स को उसमें कहीं पे सूरज नजर आ जाता था, कहीं घोड़ा नजर आ जाता था, कहीं तीर नजर आ जाता था, जो शेप में कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन माइंड उसको परसीव कर रहा था, तो वो कॉन्स्टलेशन को ग्रुप कर रहे थे. सो लेट्स वॉच एन एग्जांपल कीपिंग इन माइंड द ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शन. इस वीडियो में ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट्स
जो परसीव करते हैं हम, उनको दिखाया गया है. लेट्स वॉच इट. सो वीडियो में आपने देखा कि ऑर्गेनाइज के परसेप्शन किस तरह से होते हैं, एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज किस तरह हो जाते हैं परसेप्शन में. फिर अब हम टाइप्स ऑफ परसेप्शन पे चलते हैं. द मैनर इन विच स्टिमुलाई आर अरेंज्ड दैट इज ग्रुप्ड इन एडिशन टू देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स also affects their perception. Important stimulus characteristics that affect the organization of a stimuli and their perception include the following: self-perception, depth perception, movement perception, person perception और object perception. So ये 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टिमुलस के, जो आपकी वही है कि ग्रुपिंग की या ऑर्गेनाइजिंग को अफेक्ट करते हैं. सो लेट्स सी वन बाय वन. सेल्फ परसेप्शन जैसे कि नाम से अंदाजा हो रहा है, इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल डेवलप अ व्यू ऑफ देमसेल्व्स. वो सबसे पहले अपना व्यू एक डेवलप करते हैं. इट इज डेवलप्ड फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन विद इन डिफरेंट ग्रुप्स. और ये आपको होता कैसे है कि जो आप सोशल इंटरेक्शन कर रहे होते हैं दूसरे ग्रुप से, वो आपको आपके बारे में अच्छा या बुरा बता रहा होता है, उससे आपका सेल्फ परसेप्शन बन रहा होता है. इसमें 3 मेजर पार्ट हैं: सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ प्रेजेंटेशन. ये 3 मेजर एस्पेक्ट हैं जिनसे सेल्फ परसेप्शन बनता है. सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? इट रेफर्स टू हाउ समवन थिंक्स अबाउट और परसीव्स देमसेल्व्स. सबसे पहले हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से हैं. You see yourself as a lovable and worthwhile person. You feel uncertain and uncomfortable about yourself. You fear possible rejection. Self-identity is the mental and conceptual awareness of strengths and weaknesses. So आप सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं कि आप अच्छे हैं, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं या नहीं हैं, या लोग आपको कहीं बुरा ना समझें. इसी तरह से अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को समझना जो है, ये सेल्फ आइडेंटिटी है. अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे यहाँ बहुत कहा गया है कि पहले सबसे पहले अपने आप को पहचान ले. जो अपने आप को पहचान लेता है वो तो रब को भी पहचान लेता है. सो हाउ अदर सी यू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ यू सी योर सेल्फ मीन्स एवरीथिंग. सबसे पहले अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है. सेल्फ एस्टीम क्या है? इमोशनल डायमेंशन ऑफ सेल्फ परसेप्शन. जो आपने अपने बारे में परसीव किया है सबसे पहले, फिर उसमें इमोशंस जो आ जाएंगे वो आपकी सेल्फ एस्टीम बन जाती है. अगर वो पॉजिटिव होंगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, अगर वो नेगेटिव होंगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम लो होगी. People with low self-esteem tend to be unsuccessful, do not adapt well to stressful events. जो जिनकी स्टीम लो हो जाती है वो फिर
अनसक्सेसफुल लाइफ में रहते हैं और वो अडॉप्ट नहीं कर सके। दोज विद हाई सेल्फ एस्टीम हैव द ऑपोजिट एक्सपीरियंस। तो जिनकी एस्टीम हाई होती है, सेल्फ एस्टीम हाई होती है, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और इन्हीं को बढ़ाने की कोशिश की गई है। और अगर हम इकबाल की शायरी भी देखें तो वो शाहीनों को कहते हैं कि वो बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे, कि वो उनकी एस्टीम को, खुद ही को बुलंद कर रहे हैं कि खुद ही को बुलंद करो। सेल्फ प्रेजेंटेशन, अब behavioral strategy people use to affect how others see them. Goals of self-presentation are affect their people's impression to win their approval, increase the person influence in a situation, ensure that others have an accurate impression of the person. जो सेल्फ प्रेजेंटेशन है वो आपके, जिसे हम कहते हैं चाल ढाल, लिबास, इनसे ज़्यादा बनता है। तो अगर आप सुबह तैयार होके जा रहे हैं, मुंह हाथ धोया हुआ है, प्रॉपरली हैं ड्रेस्ड, तो आपका पहला इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। और इसको हम अपने इस जगह पे हम अपने बिहेवियर्स के ज़रिए अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और इंप्रेशंस को, अगर पहला इंप्रेशन खुदा ना खास्ता गलत भी बन गया है तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने इंप्रेशन को बेहतर कर सकते हैं लोगों को। हालांकि कहा यह जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, बट नॉट नेसेसरली। जिनके साथ आप रह रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जी रहे होते हैं, उनके लिए आपका इंप्रेशन चेंज होता रहता है, तो इसलिए आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप फ्रेंडली हो जाएंगे तो वो सेल्फ इंप्रेशन, ऑब्वियसली लोगों में सेल्फ प्रेजेंटेशन आपका इंप्रेशन बेहतर करेगा और आपकी फिर एस्टीम भी खुद ब खुद हाई हो जाएगी। सो सेल्फ परसेप्शन समटाइम्स डिपेंड ऑन व्हाट अदर से एंड बिलीव अबाउट आवरसेल्व्स। तो सबसे पहले हम अपनी परसेप्शन को देख सकते हैं कि वो क्या है। वॉच एन एग्जाम्पल, वी सी अ वीडियो हेयर। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको अपनी सोचों को उतना नेगेटिव नहीं रखना चाहिए, आपको अपने बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता है। मैं इसको दूसरे अंदाज में कहता हूँ कि अपने मूड का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में ना दें, अपने मूड का रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथ में रखें। सो आप अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाएंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। डेप्थ परसेप्शन क्या है? डेप्थ परसेप्शन इज द विजुअल एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड इन 3 dimension and the distance of an object. Depth perception arises from a variety of depth cues. Monocular cues include size, lines, color, visual angles, and object placement. The best example of this phenomena is the painting on canvas. So आप 3D में कैसे परसीव कर रहे हैं चीज़ों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। So इसलिए ये डेप्थ परसेप्शन यानी 3 dimensional परसेप्शन, और ये जब हम 3D ग्राफिक्स या 3D इंटरफेस बना रहे होते हैं तो हमें वो डेप्थ परसेप्शन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। सो डेप्थ परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है HCI में कि 3D जहाँ पे भी 3D ऑब्जेक्ट्स को हम यूज़ कर रहे हैं उसमें फिर हमें इन तमाम चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है। सो डेप्थ परसेप्शन में जब हमें फोरग्राउंड को फोकस करना होगा तो हमें बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा फोरग्राउंड पे फोकस रहेगा। इसी तरह जब हमें बैकग्राउंड पे फोकस करना है तो फोरग्राउंड हमारे लिए बेमानी हो जाता है। साइज में अगर हमने करना है और हम लेट सपोज
अगर हम इस मस्टर्ड के साइज को लेके चल रहे हैं तो ये ब्लू का जो है साइज इंपॉर्टेंट नहीं रहता, और अगर ब्लू का साइज हम लेके चल रहे हैं तो फिर मस्टर्ड का साइज इंपॉर्टेंट नहीं रहता। तो डिपेंड कि आपका फोकस क्या चीज है। डेप्थ थ्रू डिस्टेंस जो है ये हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस में कितनी डेप्थ है। अब डेप्थ थ्रू पर्सपेक्टिव, तो अब ये पर्सपेक्टिव जो है वो क्योंकि हम ये देख रहे हैं तो अब हमारी खुद ब खुद इसमें इस पर्सपेक्टिव में डेप्थ को हम देख रहे हैं। सो डेप्थ थ्रू ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट, इसमें जो है हमारा जो ओवरलैप जो ऊपर आ गया है वो जाहिर बात है 4 में चला गया और जो पीछे चला गया है वो बैकग्राउंड में चला गया है। तो ये हम 3D को किस तरीके से विजुलाइज करते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूवमेंट परसेप्शन जो है, मूवमेंट इज द पाथ दैट द व्यूअर eyes follows in the drawing or a painting. Such movement can be directed along lines, edges, shape and color within the artwork. The eyes moves in response to the unconscious process of measurement through this axis. So example में आई जो है वो स्पाइरल क्योंकि देख रही है तो वो स्पाइरल की फॉर्म में ही खुद ब खुद मूव कर जाएगी। और इस एग्जाम्पल में अगर उसने लेफ्ट टू राइट देखना है तो लेफ्ट टू राइट देखेगी, राइट टू लेफ्ट देखना है तो राइट टू लेफ्ट देखेगी, कर्व के को फॉलो करेगी आंख आपके हवाले से। सो परसेप्शन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है मूवमेंट, जिस तरह की इमेज होगी जिस तरह का वो होगा। सो जब आप डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि अगर आपने स्पाइरल दिया है तो आपको ये ज़रूर जहन में रखना है कि अब ये स्पाइरल की वजह से स्पाइरल अंदाज से परसीव करेगा यूज़र, तो फिर उसी हवाले से चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। ये हम डिजाइनिंग में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। पर्सन परसेप्शन जो है ये है द टर्म पर्सन परसेप्शन रेफर्स टू द मेंटल प्रोसेस दैट वी यूज टू फॉर्म इम्प्रेशन ऑफ अदर पीपल। दिस इंक्लूड्स नॉट जस्ट हाउ वी फॉर्म दीज इम्प्रेशंस बट द डिफरेंट कंक्लूजन वी मेक अबाउट अदर पीपल बेस्ड अपॉन आवर इम्प्रेशन। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर how often you make these kind of judgments every day. When you meet with a new co-worker, you immediately begin to develop an initial impression of this person. So, आप किसी को भी देखते ही एक इम्प्रेशन अपना बनाते हैं। अब ये जो इम्प्रेशन आप बना लेते हैं यही आप उसको यूजुअली फॉलो कर सकते हैं। और अगर हम अपने स्टूडेंट लाइफ में सोचें, आप लोग अभी स्टूडेंट हो, आप अपने दोस्तों का क्या क्या नाम देते हो उसको देख के खामखा। सो ये आपका परसेप्शन है, ये पर्सन का परसेप्शन है। सो जैसे बात की थी कि सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए कभी कभी आपको वो परसेप्शन भी ठीक करना होता है। अब हमें ये कंप्यूटर में कहाँ पे ज़रूरत होती है कि जब हम यूज़र से मिलने जाते हैं, उससे इनपुट ले रहे होते हैं, तो कभी आपका परसेप्शन उसके बारे में गलत होता है, कभी उसका परसेप्शन आपके बारे में गलत होता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए सो दैट यू कैन इम्प्रूव द परसेप्शन। सिमिलरली बाज़ दफ़ा आपने डिज़ाइन करके चीज़ दी होती है, वो आपने अपने परसेप्शन से दी हुई होती है और यूज़र जब उसको देख रहा होता है वो अपने परसेप्शन से देख रहा होता है। तो इन चीज़ों का मैच करना बहुत ज़रूरी है और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करके ताकि आप अपनी बात भी समझा सकें और उसकी बात भी समझ सकें। सो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट इन HCI। इसी तरह से सोशल कैटेगराइजेशन भी होती है। वन ऑफ द मेंटल शॉर्टकट दैट वी यूज इन पर्सन परसेप्शन इज नोन एज सोशल कैटेगराइजेशन। In the social categorization process, we mentally categorize people into different groups based on common characteristics. Sometimes this process occurs consciously, but for the most part, social categorization happens automatically and unconsciously. Some of the most common grouping people use include age, gender, occupation and race. So हम किसी को भी कोई भी नाम दे देते हैं जिसको याद अच्छा नहीं रहता, हम उसको PhD कह देते हैं। ये हमारी अपनी हवाले से कुछ ऐसे कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हमारे जहनों में चीज़ें चल रही होती हैं जिसकी वजह से हम सोशल कैटेगराइजेशन कर देते हैं। और जो हमारी कैटेगराइजेशन है समटाइम्स वो दूसरे अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देखें तो वहाँ पे कैटेगराइजेशन कुछ और होगी। सो ये जो हमारी कैटेगराइजेशन है ये हमारे सोशल बिहेवियर के अंदर हो रही है, हमारे सोशल उसमें जा रही है। इसीलिए जब हम अपने सिस्टम को डिज़ाइन करें तो हमें अपने सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स को सामने रखना चाहिए रादर देन कि हम किसी भी बाहर का लिया हुआ जो प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो समटाइम्स वो हमें इसलिए इरिटेट कर रहा होता है, प्रॉब्लम कर रहा होता है कि वो हमारे यहाँ का
सोशल उसके मुताबिक नहीं होता। सो ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट आ जाती है। So watch description of person perception in video. Let's watch this. Through perception, we determine our reality. What's more, our perception is capable of changing throughout our life, and thus our reality with it. How we perceive the world is unique to each individual. Where one person sees a pile of junk, another may see a pile of treasure, and wonder how anyone could throw it away. Equally, where one person sees empty space, another may see proof of a divine existence. Where one person may see aggression, another may see fear. Perception is at work every moment of every day of our lives. It is a constantly fluid, ever-changing force. Through perception we determine friends, enemies, and love interests. Take for example, a person you have only just met. Through perception you determine how physically attractive they are. However, as you talk with the person, your perception of them changes. As your perception changes, so might you find them more or less attractive. Our perceptions are influenced by a multitude of stimuli. These of course range from environmental, to the emotional, to the physical. Our past, and our present. I hope कि इससे और क्लियर हुआ होगा। सो डिफरेंस बिटवीन सेल्फ परसेप्शन एंड पर्सन परसेप्शन क्या चीज है? जब हम अपने आप को परसीव कर रहे होते हैं तो हम अपनी सोचों को ज्यादा अहमियत दे रहे होते हैं, हम अपने एक्शंस को नहीं देख रहे होते। लेकिन जब हम दूसरों को देख रहे होते हैं तो उसके एक्शन से उसको जज कर रहे होते हैं, उसकी सोच से हम जज नहीं कर पा सकते क्योंकि उसकी सोच को हम नहीं समझ सकते। सो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है कि हमारे लिए अपनी सोचें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हमने जिस तरीके से काम किया वो हमारे एक्शन को देख के क्यों परेशान हो रहा है, लेकिन उसकी हम सिर्फ एक्शंस को देख रहे हैं। सो ये एक डिफरेंस है जिसको आपने देखना है। सो जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं, यूज़र इंटरफेस बना रहे हैं, कंप्यूटर इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो आप अपने तरीके से, आप अपनी सोच के मुताबिक कर रहे हैं। लेकिन जब आप यूज़र को दे रहे हैं तो वो आपने जो डिज़ाइन किया हुआ है वो उसके एक्शंस को देख रहा है, वो उसको चला के देख रहा है कि क्या हो रहा है, उसको आप पीछे आपकी सोच का नहीं पता। तो समटाइम्स आप, इसीलिए डिज़ाइन में हमने ये बात कहा था कि मैनुअल नहीं उसको देना चाहिए कि मैंने ये सोचा है इसलिए इसको करें। आपके डिज़ाइन में वो पर्सपेक्टिव इस तरह से होना चाहिए कि आपकी सोच उसमें नजर आ रही हो। Object perception is a process by which people develop a view of objects they see. अब ऑब्जेक्ट के बारे में जो कुछ उनको नजर, जिस तरीके से वो देख रहे हैं वो देख रहे हैं। अब ये रिवर्सिबल फिगर है, फिगर एंड ग्राउंड दैट कैन बी रिवर्स्ड। अब इसको हम चाहें तो रिवर्स भी कर सकते हैं। इसमें चाहें तो ये येलो वाला पैटर्न देख लें या दो बंदों को बातें हुए करते हुए देख लें। परसेप्शन है, किसी की भी कोई सी भी परसेप्शन हो सकती है। हो सकता है आपने ये गुलदान बनाया हो, लेकिन ये गुलदान की शक्ल ऐसी बन गई कि कोई इस चीज को भी परसीव कर रहा है। सो ये ऑब्जेक्ट का परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकता है बाज़ दफ़ा। परसेप्शन मे कॉज ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट वी मे सी। सो जो परसेप्शन है वो हमें बाज़ दफ़ा आंखों का, जिसे कहते हैं ना धोखा, मिराज, लोगों को शराब नज़र आता है, सहरा में अगर जा रहे हैं तो उनको हर जगह दरख्त और पानी नज़र आ रहे होते हैं। सो ये सब आंखों का इल्यूजन है, धोखा है। उस की हमने एक वीडियो बनाई हुई है, लेट्स सी दैट।
आई होप कि इससे भी आपको क्लियर हुए होंगे कि लोगों के क्या परसेप्शन हो सकते हैं, इल्यूजन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, लेट्स वॉच दिस वीडियो। इसमें आपको जो है वो परसेप्शन का चाहे वो डेप्थ परसेप्शन है, चाहे मूवमेंट परसेप्शन है, वो सारी परसेप्शन को आप इसमें देखेंगे कि इंटरेक्टिव जब डिज़ाइन बनाया जा रहा था HCI का, तो वो कैसे डिज़ाइन किया होता है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसकी वीडियो हम देखते हैं और आप इसको एंजॉय करें। थैंक यू। I end this
lecture. Thank you.